U for Umar Khalid, K for Khalid Saifi, S for Sharjil Imam, G for गुलफिशा। जस्टिस चंद्रचूड़ जब इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में अपने फैसलों का बखान करते हुए कह रहे थे कि मैंने A to Z यानी अर्नब से लेकर जुबैर तक सबको बेल दिया, तब उनसे पूछा जाना चाहिए था कि A to Z के बीच में ही U आता है माय लॉर्ड, U फॉर उमर। A to Z के बीच में ही S भी आता है माय लॉर्ड, S फॉर शर्जिल। A to Z के बीच में ही G भी आता है माय लॉर्ड, G फॉर गुलफिशा। A to Z के बीच में ही K आता है माय लॉर्ड, K फॉर खालिद। और ऐसे बहुत सारे नाम A to Z के बीच में आते हैं जो जेलों में बिना जमानत के सड़ रहे हैं। A to Z के बीच में ही कई ऐसे अल्फाबेट हैं जिनसे शुरू होने वाले नामों का भी तो जिक्र होना चाहिए था, जो कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उनकी अर्जियां खारिज हो रही हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने डायलॉग की तरह जवाब दिया और जेलों में बिना बेल के सड़ रहे लोगों के नाम पर पर्दा डालकर बच निकले। उनसे इन नामों के साथ कोई काउंटर सवाल भी नहीं पूछा गया। Justice Chandrachud, if I may also jump in on the bail issue and add another name to the ones that Apurva mentioned, Umar Khalid. So, there have been cases of the Delhi riots cases. There's also the Bhima Koregaon cases where for years and years bail has been denied. Speaking for myself, I've always said that I've granted bail from A to Z, from Arnab to Zubair. So that's my philosophy. चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चीफ जस्टिस को उमर खालिद से लेकर गुलफिशा, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी और महेश रावत की याद दिलाई और बहुत सारे लोगों का जिक्र किया। ये सब के सब अलग अलग आरोपों में जेलों में बंद है। कोई दिल्ली दंगों के आरोप में 4 सालों से सलाखों के पीछे बंद है, कोई भीमा कोरेगांव मामले में बंद है। इनकी बेल की अर्जी कई बार ठुकराई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मौकों पर इस बात पर जोर देते हुए कहा है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। फिर सवाल ये कि दिल्ली दंगे के आरोप में सलाखों के पीछे पिछले 4 सालों से बंद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी और महेश राउत के लिए क्या जेल नियम है और बेल अपवाद का सिद्धांत काम नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह भी कहा है, किसी को बेल न देना और जमानत याचिका को टालना मानवाधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसी साल जुलाई महीने में कहा था, ट्रायल कोर्ट के जज कई बार अहम मामलों में जमानत नहीं देते क्योंकि वो सुरक्षा बरतना चाहते हैं या सतर्क रहना चाहते हैं। उन्हें बेल की वकालत करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा था कि बेल देते समय वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत संविधान जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर आरोपी जमानत का हकदार है और फिर भी उसे जमानत नहीं दी जाती है तो उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। पिछले महीने ही न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने उमर खालिद को लेकर एक पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में उमर खालिद के पिता ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में 14 बार टाली जा चुकी है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में यह भी कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ कि उमर खालिद के मामले को सुनने से जज साहब ने खुद को अलग कर लिया। उमर खालिद ने अंत में अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली क्योंकि लगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत फिर अगर अर्जी खारिज होगी तो नीचे उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। दूसरी तरफ शर्जिल इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा, शर्जिल इमाम की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में अप्रैल 2022 से लंबित है। शर्जिल इमाम के ऊपर कुल 8 FIR दर्ज हैं, जिनमें एक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2024 में जमानत दी गई। लेकिन शर्जिल इमाम दिल्ली दंगे भड़काने के आरोप में पिछले 4 सालों से अभी भी जेलों में बंद है। शर्जिल इमाम ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने शर्जिल इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि हम बेल के लिए नहीं आए हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो। अप्रैल 2022 से उनकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। सोचिए, 2 सालों से जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है। कहां गए बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन के सिद्धांत? क्या चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के A to Z की लिस्ट में शर्जिल इमाम का नाम नहीं था? उमर खालिद और गुलफिशा का नाम नहीं था या नहीं है? या उन तमाम लोगों का नाम नहीं है जो भीमा कोरेगांव से लेकर अलग अलग मुकदमों में जेलों में है?
पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह हैं। नाम तो उनका भी था, फादर स्टेन स्वामी का, जिनकी जेल में मौत हो गई। एक सिपर तक उन्हें नहीं मिला। एनआईए ने विरोध किया। जीएन साईं बाबा 10 साल तक जेल में रहे और जब जेल से छूटे बरी होकर तो इतनी बीमारियां लेकर बाहर आए कि उनकी मौत हो गई अभी कुछ दिन पहले। और बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। गुलफिशा फातिमा की ही बात करें तो पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। उनके ऊपर भी दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप है। 5 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन कोर्ट ने बेल पर फैसले को सुरक्षित रखा। गुलफिशा फातिमा जेल से अक्सर अपने परिवार और दोस्तों को चिट्ठियां लिखती रहती हैं। उन्हें पेंटिंग का भी काफी शौक है। उमर खालिद के साथी ज्योत्सना लहरी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पिछले 4 सालों से जेल में बंद उमर खालिद समेत गुलफिशा, खालिद सैफी और शर्जिल इमाम की याद दिलाई है। कल जब डीवाई चंद्रचूड़ का वो वीडियो वायरल हुआ, इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में जो कुछ कहा A to Z का, तब सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा ने ट्विटर पर लिखा उस वीडियो को शेयर करते हुए, सो सिली एंड अनबिकमिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पिछले महीने उमर खालिद के जेल में 1500 दिन पूरे होने के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार सुहासिनी ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें उन्होंने खालिद के परिवार वाले से बात की, उनके दुख दर्द को समझा। मैं चाहता हूं उस वीडियो को एक बार फिर देखिए और सोचिए कि अगर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने A to Z तक बेल दिया, तो A to Z के बीच कितने ऐसे नाम हैं जो सलाखों के पीछे जमानत के इंतजार में। देखिए वो रिपोर्ट। मेज पर लैपटॉप रख दिया गया है। माँ बाप की निगाहें स्क्रीन पर इस इंतजार में टिकी हैं कि कब उनका बेटा उनके सामने नमूदार होगा। कुछ देर में सामने से एक आवाज आती है, कैसी हो अम्मी? यह आवाज उस बेटे की है जो पिछले 4 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसकी आवाज अदालतों के कानों तक भी नहीं पहुंचती है। वह नाइंसाफी के अपने सफर में तन्हा है। उसकी आवाज न ही न्यूज चैनल्स की स्क्रीन तक पहुंचती है, न ही अखबारों के पन्नों में दर्ज होती है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम जैसे पत्रकारों ने उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी आवाजें भी नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दम तोड़ रही है। 37 साल का वो नौजवान बिना किसी ट्रायल के जेल में सड़ रहा है। कैदी नंबर 626710, नाम है उमर खालिद। हिंदुस्तान में मुख्य धारा का मीडिया उमर के साथ हुई नाइंसाफी पर भले ही अपनी जुबान न खोलता हो, लेकिन विदेशी मीडिया में भारत सरकार और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था का खूब मजाक बन रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार सुहासिनी राज ने उमर खालिद की गिरफ्तारी के 4 साल पूरा होने के बाद एक पूरे पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में सुहासिनी ने उमर के परिवार के उन किस्सों और दर्द को जज्ब किया है जिसकी चीख भारतीय मीडिया बयान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उमर एक मुसलमान है इसलिए, उमर सत्ता प्रतिष्ठान की आंखों की किरकिरी है इसलिए, मुसलमानों के हितों की आवाज उठाने वाला उमर मोदी की सत्ता के खिलाफ मुखर आवाज बन गया इसलिए। क्या इसका खामियाजा भुगत रहा है उमर खालिद? क्या किसी मुस्लिम आरोपी के लिए भारत में कोई अलग से कानून व्यवस्था है जिसके तहत उसे 4 सालों तक बिना किसी ट्रायल के जेल में ठूस कर उसकी जवानी बर्बाद की जा सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज किसी मामले में जमानत देते वक्त कहते हैं बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, तो क्या उन्हें उमर खालिद नहीं दिखता है जिसके लिए लगता है जेल ही रूल है और बेल तो इसकी किस्मत में नहीं? फर्क देखिए तो आप खुद बखुद समझ जाएंगे। एक तरफ बिना ट्रायल के 1500 दिनों से जेल में उमर खालिद है, दूसरी तरफ बलात्कार और हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा एक सजा याफ्ता मुजरिम है। उसकी पहुंच कहीं दूर सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं और मंत्रियों तक है। वो बलात्कारी है, लेकिन नीति नियंताओं की मेहरबानी शायद उसे हासिल है। तभी तो 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के महज 3 दिन पहले 20 दिनों के पैरोल पर वो जेल से बाहर आ जाता है। नाम है गुरमीत राम रहीम। राम रहीम के लिए जेल से बाहर आना जैसे उसकी मर्जी पर निर्भर हो, एक बार नहीं बार बार, जब चाहे तब। एक तरफ उमर खालिद है जिसके ऊपर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है, जो बिना किसी ट्रायल के 1500 से ज्यादा दिनों से जेल में बंद है। दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना रखी है। बावजूद इसके अब तक इसने जितने दिनों की सजा काटी है उसमें 235 दिन से ज्यादा वक्त तक पैरोल पर जेल से बाहर रहा है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार सुहासिनी राज की रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद की वर्चुअल मुलाकात परिवार वालों के साथ हफ्ते में एक बार होती है। लैपटॉप सामने रखा होता है, परिवार के सदस्य एक साथ लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठते हैं और उमर खालिद से बातचीत करते हैं। बीच बीच में परिवार के किसी सदस्य की आवाज उमर के कानों तक पहुंचती है और चेहरा नहीं दिखता है तो उन्हें बार बार उमर फ्रेम में आने को कहते हैं। उमर की मां सबिहा खानम न्यूयॉर्क टाइम्स से बताती है कि उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार तब छुआ था जब अंतिम सुनवाई में जज साहब ने चंद मिनटों के लिए उमर को अपने परिवार से मिलने का समय दिया था। उमर खालिद की गिरफ्तारी 14 सितंबर 2020 को दिल्ली दंगे में साजिश रचने के आरोप में हुई थी। ये दंगे फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के थे। सरकार का आरोप है कि उमर खालिद ने दंगों की साजिश रची और लोगों को हत्या के लिए उकसाया था। लेकिन हकीकत में क्या उमर खालिद ने दिल्ली में दंगा भड़काने की कोशिश की थी? उमर के एक बयान को दराब फारूकी ने पिछले महीने ये कहते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया था कि क्या उमर के इस बयान को हिंसा भड़काने वाला कहा जा सकता है? हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर में अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं। ट्विटर पर इस वीडियो को कई बार बहुत से लोगों ने शेयर किया है। इस वीडियो में उमर कह रहा है कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। क्या अहिंसा की बात करने से दंगे भड़कते हैं? क्या तिरंगा हाथ में उठाने से या तिरंगा लेकर चलने की बात करने से दंगे भड़कते हैं? ऐसा ही तो हुआ। दिल्ली पुलिस द्वारा उमर खालिद के इसी भाषण की वजह से गैर कानूनी अधिनियम यूएपीए के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा उमर और उसके साथी मानते हैं। पुलिस का कहना है कि उमर और उनके साथियों ने दिल्ली में दंगे भड़काने जैसा माहौल बनाया। उमर को दंगाई साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कई पन्ने भी रंग दिए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर तो बीजेपी से जुड़े नेताओं के बयान भी हैं, जिसने दिल्ली में दंगों की भूमिका तैयार की थी। उन्हें तो दिल्ली पुलिस ने हाथ भी नहीं लगाया। गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाने वाले और पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को धमकी देने वाले बीजेपी नेताओं को तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उमर जैसे लोगों को दबोच लिया गया। जब दंगे हुए तो मारे जाने वालों में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम ही थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का भी खास तौर से जिक्र किया है। यूएपीए कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो बिना किसी जमानत के लंबे समय तक उस व्यक्ति को, उस आदमी को जेल में रखा जा सकता है। उमर और उस जैसे कई लोगों ने जब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो सरकार ने इनके खिलाफ यूएपीए का हथकंडा अपनाया। यूएपीए उन पर थोप दिया। साल 2015 से लेकर साल 2020 के बीच यूएपीए के तहत कई गिरफ्तारियां हुई। 3% से कम कन्विक्शन रेट है यूएपीए का, और यूएपीए में गिरफ्तारी का मतलब लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहना, जमानत ना मिलना। और ये सरकार कैसे यूएपीए का इस्तेमाल करती है, इस पर सैकड़ों पन्ने रंगे जा चुके हैं। कहीं उमर खालिद भी सरकार की इसी मंशा का शिकार तो नहीं? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। यूएपीए के तहत की गई गिरफ्तारी के बाद जेल में कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी है। उमर खालिद भी इसी कानून की चपेट में है। 1500 से ज्यादा दिन सलाखों के पीछे वो काट चुके हैं, मगर अब भी जेल मानो उमर का मुकद्दर बना हुआ है। उमर की गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई हुई, मगर जमानत नहीं मिली। उसके बाद अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट से उमर की जमानत रद्द हो गई। उमर खालिद ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 बार सुनवाई स्थगित की, 14 बार। इसी साल के फरवरी महीने में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली। फिलहाल उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। टेलीग्राफ अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद की पार्टनर ज्योत्सना लाहिरी कहती हैं 1500 दिनों में एक छात्र अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकता है, नौकरियों में अनुभव हासिल कर सकता है, किशोर उम्र के बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। इतने दिनों में एक वैज्ञानिक कई शोध कर सकता है। 1500 दिन एक लंबा समय होता है। इतने ही समय से उमर और अन्य लोग बिना किसी ट्रायल के, बिना जमानत के जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बलात्कारी जो सत्ता में बैठे लोगों का कृपा पात्र है, जब उसका दिल करता है या उसकी जरूरत पड़ती है, सरकार उसे पैरोल पर बाहर कर देती है। साल 2017 में राम रहीम को सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में अपने 2 शिष्यों के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 सालों की जेल की सजा सुनाई थी। तब से अब तक
वह कम से कम 11 बार जेल से बाहर आ चुका है। 7 फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने थे। उस दौरान भी राम रहीम को पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया। 17 जून 2022 को यानी हरियाणा नगर निगम चुनाव से पहले 30 दिनों की पैरोल पर राम रहीम फिर बाहर आया। इसके बाद आदमपुर उपचुनाव से पहले 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिनों की पैरोल मिली। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले 2023 जुलाई में 30 दिनों के लिए फिर बाहर आया। 21 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 29 दिनों के लिए राम रहीम फिर जेल से बाहर आया। और ताजा मामला हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिनों के लिए वो फिर जेल से बाहर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो पैरोल मिली, अगर कुल अवधि को जोड़ें तो सजा के 275 दिन से ज्यादा जेल से बाहर बिता चुका है। वहीं उमर खालिद के नसीब में सिर्फ जेल की सलाखें हैं, कोठरियां हैं, तन्हाई है। क्या कानून बलात्कारी राम रहीम के लिए अलग है और उमर खालिद के लिए अलग? वहीं उमर खालिद के नसीब में जेल की कोठरियां हैं, सलाखें हैं, तन्हाई है। क्या कानून बलात्कारी राम रहीम के लिए अलग है और उमर खालिद के लिए अलग? पिछले साल उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शिरकत करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद की मां कहती है उमर उस दिन सोता तक नहीं था, क्योंकि 1 हफ्ते की छुट्टी का एक एक मिनट अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। एक तरफ राम रहीम जब चाहे जेल से बाहर आ जाता है, 20-20 दिनों की उसे छुट्टियां मिलती हैं, चुनाव में उसके प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है, बलात्कार का आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो चुका है, हत्या का मामला है। वहीं उमर खालिद बिना किसी ट्रायल के पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि खालिद की जमानत की अर्जी 3 बार निचली अदालतों में खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत की सुनवाई कम से कम 1 दर्जन बार टाली जा चुकी है। पता नहीं क्या वजह है। बकौल कासिम रसूल 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि खालिद को अदालत लाया गया, लेकिन जज साहब ने खुद को मामले से अलग कर लिया और खालिद को वापस जेल में भेज दिया गया। क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था वाकई उमर खालिद के साथ नाइंसाफी कर रही है? क्या मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने उमर खालिद के मामले को भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया है? अभी तो उनका एक बयान था कि अयोध्या से जुड़ा फैसला उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ा और भगवान ने उन्हें दिशा दिखा दी। चंद्रचूड़ से भी अगर कोई उम्मीद थी, उनके इस बयान के बाद उनसे भी लोगों की उम्मीद टूटी है। तो उमर खालिद के मुद्दे पर उनसे क्या ही उम्मीद किया जाए। जमानत के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए कई बार कहा है कि जमानत देने या जमानत याचिका की सुनवाई में लंबा वक्त नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई बार जमानत के अधिकार की वकालत की है। इसी साल जुलाई महीने में एक कार्यक्रम में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज कई अहम मामलों में जमानत नहीं देते हैं क्योंकि वो सुरक्षा बरतना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि बेल देते वक्त वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। प्रेम प्रकाश बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले की सुनवाई में आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था जेल नियम है और बेल अपवाद। जस्टिस भूषण, जस्टिस R गवई, जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी नागरिक को आज़ादी के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वरना बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत संविधान जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अगर आरोपी जमानत का हकदार है और फिर भी उसे जमानत नहीं दी जाती है तो यह उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या उस सुप्रीम कोर्ट को उमर खालिद नहीं दिखता जो 1500 दिनों से जेल में बंद है? बार बार उसकी जमानत की याचिका खारिज होती है, कई बार जज साहब उसके मामले से खुद को अलग कर लेते हैं। उमर खालिद की दर्जनों बार याचिकाएं खारिज की जा चुकी है या टाली जा चुकी। बिना ट्रायल के 4 साल से वो जेल में बंद है। क्या जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं? उमर खालिद के 4 साल जेल में बीतने के बाद वकील प्रशांत भूषण ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा उमर खालिद 4 साल से बिना सुनवाई के जेल में बंद है। उनके खिलाफ लगे आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके हैं। क्या जमानत नियम और जेल अपवाद का सिद्धांत उनके मामले में लागू नहीं होता, खासकर जब यह संभावना नहीं है कि उनकी सुनवाई समय पर समाप्त हो सकेगी? यह न्यायपालिका पर बड़ा कलंक है। सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने एक वीडियो संदेश में उमर की जमानत और सुनवाई की अस्वीकृति को लोकतंत्र की परीक्षा बताया है। अंग्रेजों के जमाने में जब भी अंग्रेज सरकार चाहती थी
वो किसी को भी कभी गिरफ्तार कर ले सकती थी और बिना कोई वजह दिखाए बस ये कह करके कि भाई ये तो हमारे सत्ता के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, ये कह करके आपको अंदर कर सकती थी। और ये इसका बदलना ये देश के आज़ाद होने में एक बहुत बड़ी बात थी कि हर नागरिक का अपना अधिकार होगा और सरकार जो है वो आप पर कोई तानाशाही नहीं कर सकती, मनमानी नहीं कर सकती। आपको याद रखना जरूरी है, शायद भूल गए होंगे, मीडिया तो याद नहीं दिलाती, कि 4 साल हो गए हैं, कुछ लोगों को 4 साल से ऊपर, जो उमर खालिद, गुलफिशा, ऐसे लोग जो दिल्ली के दंगों के मामले में गिरफ्तार हुए और अभी तक नहीं छूटे। क्यों नहीं छूटे? एक तो ये है कि उन पर बाकी कानूनों में जहां जहां आरोप था वहां वहां कोर्ट्स ने कहा कि इनके खिलाफ तो कोई केस ही उस तरह से नहीं बनता है, क्योंकि ये तो प्रदर्शन करने के लिए लोगों से कह रहे थे, ये कोई हिंसा नहीं उकसा रहे थे और आतंकवाद तो बिल्कुल ही नहीं उकसा रहे थे, और उन मामलों में उन्हें बेल मिला है। लेकिन यूएपीए का जो केस है, यूएपीए एक आतंकवाद विरोधी तथाकथित कानून है, उस कानून के तहत उन पर जो केस है उसमें रूल ये है कि आपको बेल मिलना लगभग असंभव है। तो जज आपको बेल नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये बिना बेल के और बिना किसी ट्रायल के शुरू होते हुए सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन ये जेल में है, यानी अभी तक वो 4 साल की सजा काट चुके हैं। अब ये बताए कि किसी लोकतंत्र में बिना आपके खिलाफ कोई भी आपका जुर्म बिना साबित हुए कोई जेल में रहे इतना समय, तब क्या ये लोकतंत्र है? ये पूछने वाली बात है। और अगर इसके लोकतंत्र होने का एक ही टेस्ट है, वो टेस्ट हमारा आपका है, वो टेस्ट सिर्फ कानूनों। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कार्यक्रम में कहा कि मैं हिंदू हूं, इसलिए आपके सामने खड़ा और बोल रहा हूं। अगर मुसलमान होता तो शायद उमर की तरह मैं केवल तस्वीरों में होता। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता, ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर ने उमर खालिद और उन जैसे कई नामों को, कई लोगों को जमानत नहीं मिलने पर जजों से क्या क्या सवाल पूछे, जरा ये भी सुनिए। ताजी सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज़ नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या ज़रूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। उमर खालिद के पिता न्यूयॉर्क टाइम्स को बताते हैं कि भारत में आजकल सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। इन दिनों भारत में किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति का फंसना और फंसाना आसान हो गया है। उमर खालिद की जमानत की सुनवाइयां जैसे औपचारिकता बनकर रह गई है। वहीं दूसरी ओर राम रहीम जैसे अपराधी को, सजा याफ्ता मुजरिम को आसानी से पैरोल पर छुट्टियां मिल जाती है, वह भी चुनाव से ठीक पहले,
क्या उमर के लिए दूसरा कानून है? क्या उमर को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिल रही है? क्या भारत में मुसलमान होना कोई अपराध है? उमर को अब तक जमानत क्यों नहीं मिली? इन्हीं कुछ सवालों पर आज के इस वीडियो को खत्म करता हूं। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।